नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम झारखंड की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोगों को पता ही है कि झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए झारखंड की जनजाति और उसकी संस्कृति वाला टॉपिक्स काफी महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को पता है कि झारखंड की सर्वाधिक आबादी वाले 4 जनजाति हैं। तो झारखंड के सर्वाधिक आबादी वाले 4 जनजाति हैं। कितने भाई? 4। कौन कौन? क्वेश्चन आप लोग को पता होगा लेकिन फिर भी रिवाइज कीजिए। संथाल, उरांव, मुंडा और हो। तो झारखंड के सबसे अधिक आबादी वाले 4 प्रमुख जनजाति कौन है? तो ये आप लोग जानते होंगे, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है बताइए? संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा हो। ये 4 प्रमुख जनजाति हैं झारखंड के। क्लियर? ये जो है झारखंड की कुल आबादी का 89.1% झारखंड की कुल आबादी का ये है। कौन? ये 4 महत्वपूर्ण जनजाति। इसमें से संथाल जनजाति के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, झारखंड वाले प्लेलिस्ट में, और उसमें संथाल टॉपिक्स को सर्च करें और देखें। उम्मीद है वो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। तो आज हम झारखंड की दूसरी बड़ी आबादी उरांव जनजाति पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? उरांव जनजाति। और आप समझ लीजिए अच्छे से कि झारखंड का कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो जनजाति के संस्कृति को अच्छे से समझना होगा, तभी आप कर पाएंगे। तो हमारा फोकस होगा कि हम प्रत्येक जनजाति के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपके सामने रख दें और बार बार रिवाइज करें इसको, और इससे आपको फायदा होगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मेरे अनुभव का बहुत फायदा मिलने जा रहा है। मेरे ऑफलाइन बैच में बहुत बच्चे हैं जो झारखंड के क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं। आपको ऑनलाइन इसका फायदा मिल रहा है, तो फायदा उठाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जो कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे और आप समय के साथ आगे बढ़ें। समय है अभी ही, लॉकडाउन का जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा हो उतना आप लोग उठाएं और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, सारे एग्जामिनेशन के डेट घोषित होंगे, नए वैकेंसी आएंगे और उस समय ये पढ़ा हुआ आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए मित्रों, आज हम शुरू करते हैं उरांव जनजाति। किसके बारे में भाई? उरांव जनजाति के बारे में। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है मेरा उरांव। अब ध्यान रखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि उरांव जनजाति के लोग अपने को कुडूख कहते थे। अपने को क्या कहते थे? कुडूख कहते थे। कुडूख क्या कहते हैं भाई? कुडूख। और कुडूख का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य। तो ध्यान रखना है आप लोग को कि उरांव लोग जो है अपने आप को क्या कहते हैं? क्या आंसर देंगे? कुडूख। कुडूख का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मनुष्य। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ये झारखंड उरांव जो है झारखंड की दूसरी सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। झारखंड की, याद रखिएगा, उरांव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति है। कहाँ की? झारखंड की। और याद रखना है ये भारत की चौथी बड़ी आबादी वाली जनजाति है।
चौथी बड़ी आबादी वाली जनजाति है। तो झारखंड में जनसंख्या के क्रम से इनका दूसरा स्थान है और पूरे भारतवर्ष में चौथा स्थान है। तो पूछ सकता है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड में दूसरे स्थान पर कौन है और भारत में चौथे स्थान पर कौन है। क्या आंसर होगा हम लोगों का? उरांव जनजाति। क्लियर भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इनका जो मूल निवास स्थान है, उरांव का पूछेगा मूल निवास स्थान। मूल निवास स्थान, तो इनका मूल निवास स्थान दक्कन माना जाता है। कहां भाई? दक्कन। क्लियर है? कहां? तो दक्कन। कुछ लोग इनका मूल निवास कोंकण भी बताते हैं। कोंकण क्षेत्र। कौन क्षेत्र? कोंकण क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग से पूछा जाए कि उरांव का मूल निवास कहां का है, आंसर बोलेंगे दक्कन। और अगर दक्कन ऑप्शन में ना रहे और कोंकण ऑप्शन में रहे तो आप लोग मारेंगे कोंकण। भाई क्लियर? तो मूल निवास स्थान कहां का है बताइए? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा दक्कन। और दक्कन नहीं तो कोंकण क्षेत्र, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला देखिएगा। उरांव जनजाति के लोगों की जो भाषा है, भाषा है कुडुख। कौन है भाई? कुडुख। और भाषा भी जो है वो द्रविड़, भाषा भी जो है द्रविड़ भाषा समूह से संबंध रखता है। द्रविड़ भाषा समूह। तो उरांव जनजाति की भाषा क्या है? कुडुख। और ये किस भाषा समूह से संबंध रखता है? द्रविड़ भाषा समूह से। और उरांव जनजाति का जो प्रजातीय समूह है, प्रजातीय समूह, ये भी जो है आपका द्रविड़ है। कौन है भाई? द्रविड़। तो द्रविड़ प्रजातीय समूह से भी ये बिलोंग करते हैं और द्रविड़ भाषा समूह से भी इनकी भाषा है। तो ये दो क्वेश्चन पर आप लोग को ध्यान रखना है। कुडुख किस जनजाति की भाषा है? आपका आंसर क्या होगा? उरांव जनजाति। कुडुख किस ग्रुप में है? तो द्रविड़ भाषा समूह का पार्ट है। और आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे, झारखंड में जितने भी भाषाएं हैं उसको दो ही समूह में हम बांटते हैं, एक आस्ट्रिक और दूसरा द्रविड़। आस्ट्रिक समूह में प्रायः आते हैं, द्रविड़ समूह में सिर्फ दो ही आते हैं। एक है कुडुख और दूसरा मालतो, जो सौरिया पहाड़ी व माल पहाड़िया जनजाति द्वारा बोली जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछे कि इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण, उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण या जमाव किस क्षेत्र में है या किस प्रमंडल में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोग को। दीजिए तो भाई जरा आप लोग बताइए तो, पहले से क्या पढ़े हैं, देखें कितना पढ़े हैं आप लोग पहले से उरांव जनजाति के विषय में। आप लोग दीजिए आंसर, जो प्रश्न पूछा जाए उसका आंसर दीजिए और सोचिए कि सामने सर सामने हैं और सुन रहे हैं आपके जवाब को। आप अगर दिल से जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर हम उसको सुन पाएंगे। तो बताइए, उरांव जनजाति का मुख्य संकेंद्रण या जमाव, उरांव जनजाति का मुख्य संकेंद्रण किस क्षेत्र में है या जमाव किस क्षेत्र में है, यह बताना है आप लोग को। झारखंड में सर्वाधिक इनका जमाव किस क्षेत्र में है, यह बताना है आप लोग को। तो चलिए, दक्षिणी छोटा नागपुर। क्या बोलेंगे आंसर? दक्षिणी छोटा नागपुर व पलामू। पलामू। तो ये दो प्रमंडल ऐसे हैं जहां सर्वाधिक संकेंद्रण और जमाव है। लगभग 90% जमाव इसी क्षेत्र में है। तो अगर पूछे कि उरांव जनजाति का जमाव या संकेंद्रण सर्वाधिक किस क्षेत्र में है, आप लोग का आंसर क्या होगा भाई? आप लोग का आंसर होगा दक्षिणी छोटा नागपुर व पलामू प्रमंडल। क्लियर है? चलिए अब ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछता है आप लोग से कि उरांव जनजाति में कितने गोत्र हैं। ये क्वेश्चन, गोत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका जनजातियों में। तो उरांव जनजाति में
गोत्र की संख्या, गोत्र की संख्या 14 है। गोत्र की संख्या कितनी है? 14। तो उरांव जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है? डायरेक्ट पूछ सकता है आप लोग से। क्या जवाब देंगे? 14। क्लियर है? चलिए फर्स्ट देखते हैं। पहला है लकड़ा, लकड़ा, पहला गोत्र लकड़ा। दूसरा है रुंडा, तीसरा है तिरकी। फर्स्ट क्या है? लकड़ा, दूसरा रुंडा, तीसरा तिरकी, चौथा है गारी, गारी, पांचवा है किसपोट्टा। पांचवा क्या है भाई? किसपोट्टा। कौन? किसपोट्टा। छठा है टोप्पो, टोप्पो। सातवां है एक्का, सातवां है एक्का, एक्का, एनो सिक्का, नाम सुने होंगे आप लोग, एक्का। अगला है लिंडा, मिंज, कुजूर, लिंडा, मिंज, कुजूर। बांडी, बेक, बांडी, बेक। खलखो, खलखो। करकेट्टा, करकेट्टा। कितने गोत्र हैं? 14। 1 2 14 गोत्र हो गए हैं। इसको अच्छे से आप लोग रटना नहीं है भाई, इसको आप लोग इसको 2-4 बार बराबर पढ़ते रहें तो आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा। 4 बड़े जनजाति जो हैं उनके गोत्र के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और अगर 4 के बारे में आइडिया है तो समझिए 90% के बारे में आपको आइडिया हो गया। क्लियर? तो चलिए कितने गोत्र हैं? 14। एक बार बोलते हैं भाई। लकड़ा, रुंडा, तिरकी, गारी, किसपोट्टा, टोप्पो, एक्का, लिंडा, मिंज, कुजूर, बांडी, बेक, खलखो, करकेटा। तो ये उरांव जनजाति के 14 महत्वपूर्ण गोत्र हैं। अब ध्यान रखना है आप लोग को, उरांव जनजाति के लोग गोत्र को क्या कहते थे? गोत्र को क्या कहते थे? यह क्वेश्चन भी पूछता है भाई। उरांव जनजाति के लोग गोत्र को कीली कहते थे। क्या कहते थे भाई? कीली। तो बताइए कि उरांव जनजाति में गोत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या हम लोग कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्या आंसर देंगे आप? कीली। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि इस जनजाति में गोदना प्रथा का प्रचलन था बहुत ज्यादा, खास करके या विशेष करके महिलाओं में। तो गोदना प्रथा का प्रचलन सर्वाधिक किस जनजाति में था? अगर यह क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए किस जनजाति में है तो आप लोग क्या आंसर देंगे? आप लोग का आंसर होगा उरांव जनजाति। गोदना प्रथा, टेटू बनाना, गोदना प्रथा सर्वाधिक प्रचलित। तो याद रखना है आप लोग को, गोदना प्रथा सर्वाधिक प्रचलित किस जनजाति में था? आंसर क्या देंगे? उरांव जनजाति। भाई क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समगोत्रीय विवाह, समगोत्रीय विवाह निषिद्ध था। समगोत्रीय विवाह निषिद्ध था। तो यह ध्यान रखना है कि जनजातियों में समगोत्रीय विवाह जो है वो निषिद्ध था। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप पूछेगा। विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप उरांव जनजाति में क्या था? आंसर होगा आयोजित विवाह। आयोजित विवाह, इस विवाह को हम लोग कह सकते हैं अरेंज मैरिज, जो हम लोगों में प्रचलित है, अरेंज मैरिज। तो उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का स्वरूप क्या था? क्या बोलेंगे? आयोजित विवाह। आयोजित विवाह को क्या कहेंगे? अरेंज मैरिज। और इस विवाह में उरांव जनजाति के लोग
वधु मूल्य दिया करते थे। क्या दिया करते थे? वधु मूल्य। तो वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता था। वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था भाई? वधु मूल्य। तो ये याद रखना है आप लोग को कि वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता था। चलिए अगला देखते हैं, अन्य प्रचलित विवाह। अन्य प्रचलित विवाह, प्रचलित विवाह, अन्य प्रचलित विवाह। तो दो विवाह और प्रचलित थे, एक सेवा विवाह और दूसरा विधवा विवाह। दूसरा विधवा विवाह। तो सेवा विवाह और विधवा विवाह का भी प्रचलन था उरांव जनजाति में, लेकिन सर्वाधिक प्रचलन किसका था? तो आंसर होगा आयोजित विवाह का। क्लियर है? चलिए, उरांव जनजाति के लोग, उरांव लोग जो हैं पितृवंशीय, पितृवंशीय या पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक होते थे। इसका अर्थ हुआ कि उरांव जनजाति में पिता की प्रधानता थी, पिता की प्रमुखता थी, लेकिन याद रखना है महिलाओं को भी सम्मान मिलता था, महिलाओं को भी बराबर सम्मान मिलता था, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, इस जनजाति का प्रमुख त्योहार, प्रमुख त्योहार अगर पूछे तो आंसर होगा सरहुल और कर्मा। याद रखिएगा, सरहुल और कर्मा। तो इस जनजाति के प्रमुख त्योहार कौन कौन थे? अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आंसर देंगे भाई आप लोग? आप लोग का आंसर होगा सरहुल व कर्मा। क्लियर? तो याद रखिएगा कि उरांव जनजाति के प्रमुख त्योहार कौन थे। क्या देंगे आंसर आप लोग? आप लोग का आंसर होगा सरहुल व कर्मा। क्लियर है? चलिए, सरहुल लोग, उरांव लोग सरहुल को खद्दी कहते थे। सरहुल को किस नाम से उरांव लोग पुकारते थे? आंसर क्या होगा? खद्दी। तो उरांव जनजाति के लोग सरहुल त्योहार को किस नाम से पुकारते हैं? आंसर क्या होगा? खद्दी। क्लियर है? अब आइए, सरहुल कब मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप लोग को पूछता है, और यह जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखिए। सरहुल कब मनाया जाता है? क्लियर? तो चलिए, चैत माह के, चैत माह के, किस माह के भाई? चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो अगर आप लोग से पूछे कि सरहुल को उरांव लोग क्या कहते थे? खद्दी। किस दिन मनाया जाता है? तो चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अब है कर्मा कब मनाया जाता है? तो भादो माह की, याद रखिएगा, भादो माह के, किस माह के भाई? भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, शुक्ल पक्ष की एकादशी को, शुक्ल पक्ष की एकादशी को। क्लियर? तो अब ये याद रखना है आप लोग को कि सरहुल कब मनाया जाता है। एक बार बोलिए मेरे साथ आप लोग भाई, कब मनाया जाता है? चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और कर्मा भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। याद रखना है आप लोग को। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम लोग, त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र। त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र, तो याद रखिएगा, वस्त्र में पुरुष के वस्त्र का नाम अलग है और महिला का अलग। तो महिलाओं द्वारा और पुरुषों द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं इस जनजाति में त्योहार के समय, उसको किस नाम से पुकारते हैं? यह क्वेश्चन आप लोग से पूछता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप लोग, पुरुषों के द्वारा केरिया, वस्त्र का नाम क्या है भाई? केरिया, केरिया। और महिलाओं के द्वारा खनरिया, खनरिया। तो ये वस्त्र का नाम हुआ। महिलाओं के द्वारा पर्व त्योहार के समय जो वस्त्र धारण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? खनरिया। और पुरुषों के द्वारा जो वस्त्र धारण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? केरिया।
क्लियर है। चलिए अगला है उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य तो आप लोग को पता है यदुर या जदुर, कहीं कहीं जदुर भी मिलता है, कहीं कहीं यदुर भी। तो उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य क्या बोलेंगे? जदुर या फिर यदुर, एक ही बात हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्रमुख नृत्य क्या हुआ भाई? यदुर या जदुर। एक बात, इस नृत्य को एक और नाम से जानते हैं। जदुर को उरांव जनजाति में एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है नीर सुशंसको। नीर सुशंसको, याद रखिएगा, नीर सुशंसको। तो जदुर को और किस नाम से जाना जाता है? नीर सुशंसको। क्लियर है। अब है ये नृत्य कब किया जाता है? कब किया जाता है? तो याद रखना है कोलोम सिंगबोंगा पर्व। कोलोम सिंगबोंगा पर्व, कोलोम सिंगबोंगा पर्व जो फागुन महीने में होता है, से शुरू होकर सरहुल तक। और सरहुल कब भाई? सरहुल कब? तो आप लोग को ध्यान रखना है चैत, सरहुल चैत तक चलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि यह नृत्य कब से कब तक चलता है, तो कोलोम सिंगबोंगा पर्व से शुरू होकर सरहुल तक चलता है। तो यह प्रमुख नृत्य हुआ जदूर। क्लियर है भाई। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एक बात और कर सकते हैं हम लोग, ये जो जदूर नृत्य है स्त्री व पुरुष का सामूहिक नृत्य है। स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। तो पूछ सकता है जदूर किस प्रकार का नृत्य है? क्या आंसर देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हम लोगों का कि नृत्य, ध्यान रखिएगा कि नृत्य के मैदान को क्या कहा जाता था? अखड़ा। नृत्य के मैदान को क्या कहा जाता है? आंसर क्या होगा? अखड़ा। क्या बोलेंगे भाई? अखड़ा। क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षोपयोगी है, और वो क्वेश्चन है आप लोगों का कि उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते थे? क्या कहते हैं? उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? युवा गृह। और जनजातियों के संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है युवा गृह। तो उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो आंसर है घूमकुरिया। ये पिछले क्लास में भी हम किए थे, घूमकुरिया। क्या है भाई? घूमकुरिया। तो उरांव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? क्या बोलेंगे आप लोग? घूमकुरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है पंचायत को क्या कहा जाता था? उरांव जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? तो पंचोरा। क्या बोलेंगे भाई? पंचोरा। चलिए पंचायत को क्या कहा जाता है? तो हम लोग कर लिए पंचोरा। चलिए अब अगला देखिएगा, ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? आंसर होगा महतो। ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं हम लोग? महतो। क्लियर है। महतो का कार्य है सामाजिक प्रशासनिक प्रबंधक के तरह कार्य करता है। कौन? महतो। तो ये ग्राम प्रधान है और सामाजिक प्रशासनिक प्रबंधक के तरह कार्य करते हैं। कौन? महतो। धार्मिक प्रधान पूछेगा, उरांव जनजाति में
धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं हम लोग? आंसर होगा पाहन। क्लियर? और पाहन के सहयोगी को क्या कहते हैं? आंसर होगा पुजार। क्या आंसर होगा? पुजार। तो धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं और ग्राम प्रधान को महतो कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा उपयोगी है भाई, आप लोग कर पाएंगे इसको। अब एक कहावत प्रचलित है उरांव के गांवों में कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। तो पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है, एक बहुत ही प्रचलित कहावत है उरांव के गांवों में। कहने का मतलब ये दो पद बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना है हम लोगों को। क्लियर है? चलिए, मुख्य पूजा स्थल, मुख्य पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? आंसर होगा सरना। तो मुख्य पूजा स्थल को उरांव जनजाति के लोग क्या कहते हैं? आंसर क्या देंगे हम लोग? सरना। भाई क्लियर है? चलिए, अब आप लोग को पता ही है प्रमुख देवता, पिछले क्लास में भी हम लोग किए थे। प्रमुख देवता, उनका नाम है धर्मेश। क्या नाम है? धर्मेश। और ये सूर्य के प्रतिरूप हैं, सूर्य के प्रतिरूप हैं। क्लियर है? तो धर्मेश सूर्य के प्रतिरूप हैं और ये उरांव जनजाति के प्रमुख देवता हैं। क्लियर? चलिए अगला देखिए, पहाड़ देवता। उरांव जनजाति के पहाड़ देवता को हम लोग क्या कहते हैं? तो कल भी किए थे हम लोग, मरांग बुरु। क्या कहते हैं भाई? मरांग बुरु। क्लियर है? ग्राम देवता को क्या कहते हैं? ठाकुर देव। ग्राम देवता को क्या कहते हैं? ठाकुर देव। क्लियर है? ग्राम देवता। अब ध्यान रखना है आप लोग को, सीमांत देवता, सीमांत देवता, डिहवार। सीमांत देवता को क्या कहते थे या क्या कहते हैं? डिहवार। क्लियर? अगला देखिए, कुल देवता। कुल देवता, तो कुल देवता को क्या कहते हैं? पूर्व जातमा। पूर्व जातमा। तो ये सारे प्रमुख देवता हुए उरांव जनजाति के। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन, इनके पूर्वजों, इनके पूर्वजों के आत्मा का, पूर्वजों के आत्मा का, पूर्वजों के आत्मा का निवास स्थान क्या कहलाता है? आंसर होगा शासन। क्या आंसर होगा भाई? शासन। तो इनके पूर्वजों का या पूर्वजों के आत्मा के निवास स्थान को क्या कहते हैं? क्या आंसर देंगे हम लोग? शासन। क्लियर है? चलिए, ध्यान रखना है आप लोग को कि उरांव जनजाति के लोग फसल रोपनी के समय, फसल रोपने के समय या फसल रोपनी के समय एक पूजा करते थे। क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि फसल रोपनी के समय या फसल रोपने के समय उरांव जनजाति के लोग किस पूजा को करते थे? फसल रोपनी के समय, फसल रोपनी के समय जो पूजा होता था उसको कहते थे भेलवा पूजा। क्या कहते थे भाई? भेलवा पूजा। क्लियर है? और एक गांव के कल्याण के लिए, गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार पूजा किया जाता है। उस पूजा को कहते हैं गोरेया पूजा। गोरेया पूजा। कौन पूजा भाई? गोरेया पूजा। और रोपनी के समय जो पर्व किया जाता है उसको क्या कहते हैं? भेलवा पूजा। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, उरांव जनजाति के लोग तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र और जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। तो अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि क्या उरांव जनजाति के लोग तंत्र मंत्र और जादुई विद्या में विश्वास करते हैं? क्या आंसर होगा? हाँ, करते हैं। चलिए, इनका प्रमुख भोजन, प्रमुख भोजन तो याद रखिएगा, चावल, पशु पक्षी,
कंदमूल, फल इत्यादि। तो इनका प्रमुख भोजन, प्रमुख पेय पदार्थ, पेय पदार्थ तो आप लोग जानते ही हैं हड़िया, जो चावल से ही तैयार किया जाता है, हड़िया। क्या बोलेंगे? हड़िया। तो प्रमुख पेय पदार्थ क्या है? हड़िया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उरांव लोग बंदर का मांस नहीं खाते हैं। बंदर का मांस निषिद्ध था। उरांव जनजाति में बंदर का मांस निषिद्ध है। क्या है भाई? निषिद्ध है। किसका मांस? बंदर का मांस। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। उरांव जनजाति के प्रमुख पेशा, अगर पूछे कि प्रमुख पेशा उरांव जनजाति का क्या है, आंसर देंगे कृषि। तो उरांव जनजाति के लोगों का प्रमुख व्यवसाय या प्रमुख पेशा क्या है? तो आंसर क्या बोलेंगे हम लोग? कृषि। क्लियर है? चलिए, उरांव जनजाति में शवों का सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता था। दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार। तो उरांव जनजाति में शवों का क्या किया जाता है? दाह संस्कार किया जाता है। तो पूछेगा शवों के साथ क्या होता है? तो दाह संस्कार किया जाता है। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उरांव जनजाति के लोग के वर्ष कब से प्रारंभ होते हैं? वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो उरांव जनजाति का जो वर्ष प्रारंभ होता है वो नवंबर दिसंबर से। कब से भाई? नवंबर दिसंबर से। तो अगर आप लोग से पूछे कि उरांव के वर्ष का आरंभ, उरांव के वर्ष का आरंभ कब से होता है, तो आंसर देंगे हम लोग धन कटनी या धान काटने के बाद, धन कटनी के बाद नवंबर दिसंबर से। नवंबर दिसंबर से। कब से भाई? नवंबर दिसंबर से। क्लियर है? नवंबर दिसंबर से। तो इस तरह से आज हम आप लोगों के साथ सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो उरांव जनजाति से बन सकता है उस पर हम आप लोगों के साथ आज कार्य किए हैं और उम्मीद है कि यह आपके लिए काफी परीक्षोपयोगी होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं और उसको रिवीजन करें। हम प्रत्येक जनजाति के विषय में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे और धीरे धीरे आप लोगों का ये पाठ मजबूत होगा, ऐसा मेरा भरोसा है। अगर आप मेरे साथ बने रहे तो पूरा उम्मीद है कि झारखंड से कोई भी प्रश्न आपके नोट से, आपके वीडियो से बाहर नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन में अगर आप 90 क्वेश्चन बना पाते हैं तो 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो ध्यान रखना है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, उसी पर पकड़ मजबूत करना है। जो 10 क्वेश्चन कठिन पूछे जाते हैं उसके पीछे हम लोगों को नहीं भागना है, यही रणनीति बनाना होगा हम लोगों को। तो जो भी मॉडरेट और थोड़ा उससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन है वहां तक का आपका अप्रोच आपको पहुंचा देगा। तो आप लगातार बने रहें मेरे साथ, आपको निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए भाई, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।